अमेरिका ने ही 1998 में सूडान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, ये इल्जाम लगाते हुए कि सूडान में जो है केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, सीनियर जर्नलिस्ट से मिलाते हैं और कुछ खास खबरों पर बात करते हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है जो आपको आमतौर पर दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया से आपको नहीं मिल पाती। आमतौर पर मिडिल ईस्ट को जब हम कवर करते हैं तो कुछ और चीजें छूटने लगती हैं। अभी हाल ही में सूडान में बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां इस वक्त एक फौजी कमांडर की हुकूमत है। इलेक्शन होने थे, बीच में एक तरह से सिलसिला टूटा है। उस सबको समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं असद मिर्जा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत ही अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स की शक्ल में भी पेश करते हैं और हमसे भी बात हो जाती है हफ्ते में एक बार या दो बार। तो असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि सूडान की सूरत हाल अब क्या कुछ है और ये प्रोटेस्ट होने की क्या वजह है, क्या नए वाकयात हैं? जी, शुक्रिया काज़मी साहब। दरअसल सूडान में जो है पिछले महीने 25 तारीख को जो है वहाँ की जो फौजी कमांडर हैं जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, उन्होंने वहाँ पर जो कायम हुई थी एक गवर्नमेंट जिसको कि ट्रांजिशन गवर्नमेंट कहा जा रहा था और जिसके की एक सॉवरेन काउंसिल जो है वो रूल कर रही थी सूडान पर, जिसके हेड जनरल अब्दुल फताह ही थे। और ये गवर्नमेंट जो है ये 2019 में वहाँ के सदर उमर अल बशीर को हटाने के बाद आई थी, क्योंकि उमर अल बशीर के खिलाफ वहाँ पर अवामी तहरीक पीपल्स मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि उमर अल बशीर की हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम मगरबी ममालिक भी, मगरबी मीडिया भी और अंदरूनी ज़राए भी बार-बार कहते चले आए थे कि वहाँ पर हुकूक इंसानी की पामाली ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। वहाँ पर आपके हुकूक और इख्तियारात, आपके राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इनकी सबकी पामाली हो रही है। वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, ना अपना मज़हब मानने की, ना आपको हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने की। तो उमर अल बशीर की हुकूमत 2019 में आई थी, उसके बाद 2 साल के लिए एक सॉवरेन ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी थी, जिसकी क़यादत सॉवरेन काउंसिल कर रही थी। अब क्या हुआ कि पिछले महीने की 25 तारीख को उस सॉवरेन काउंसिल को खत्म करके और जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल हमदूक, उनको भी अरेस्ट करके जनरल अब्दुल फताह ने अपनी एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना दी है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये जो चेंज किया है वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि फौजी हुकूमत से एक जमहूरी हुकूमत की तरफ जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आसानी से गुजर जाए और एक जमहूरी हुकूमत वहां पर कायम हो जाए। जबकि तारीख गवाह है कि जब से 1956 से जब से सूडान आजाद हुआ है वहां पर कोई भी जमहूरी हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चली है। और अब जो सूडान में और खासतौर से खार्तूम शहर में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उसमें लोगों का यही कहना है कि जनरल अब्दुल फताह हमको उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो कोई इलेक्शंस अगले साल जो 2022 में होने थे वो कराएंगे, बल्कि वो अपनी हुकूमत जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी जो उन्होंने एक दूसरी सॉवरेन काउंसिल जो है रूलिंग काउंसिल बनाई है उसमें ज्यादातर फौजी कमांडर्स शामिल हैं और कुछ ऐसे अननोन फेसेस शामिल हैं जिनकी की सूडान में कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर पिछले महीने की 25 तारीख से एक ऑर्गेनाइजेशन है सूडान में जिसे कहा जाता है सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि एसपीए। एसपीए मुख्तलिफ तंजीमों का एक कोalition है जिसमें के प्रोफेशनल और पॉलिटिकल ग्रुप्स सभी शामिल हैं। और इसी एसपीए के एहतजाजों के सिले में उमर अल बशीर जो है उनको अपनी हुकूमत 2019 में छोड़नी पड़ी थी। और अब यही एसपीए जो है वो फौजी हुकूमत के खिलाफ 25 अक्टूबर से खार्तूम में और सूडान के मुख्तलिफ शहरों में अवामी तहरीक चला रहा है कि हमें
कोई फौजी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें जमहूरी हुकूमत चाहिए और जनरल अब्दुल फतेह जो हैं वो फौरन अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ये मिलिट्री कू या फौजी बगावत की है, जबकि जनरल अब्दुल फतेह का कहना है कि उन्होंने कोई फौजी बगावत नहीं की है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पूरे खित्ते में किस तरह से हुकूमतों को किस लिए ये ऐसा किया जाता है? अब से पहले हमने देखा इजिप्ट में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खिलाफ भी एक फौजी कू हुआ, जो अब तक अब्दुल फत्ताह अल सीसी वहाँ पर हैं। तो क्या कुछ वजह है जो ऐसा हो रहा है? चूँकि अभी मैं आपको याद दिला दूँ कि सूडान ने कुछ पिछले जब वो अब्राहम एकॉर्ड हुआ उसमें इज़राइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और बगैर डेमोक्रेटिक हुकूमत के ये फैसला कराया गया है। क्या कुछ है? इसके पीछे क्या कुछ है? देखिए, इसके पीछे बज़ाहिर यही लगता है कि जो मग़रबी ताकतें हैं, वो इस पूरे खित्ते में चाहे अफ़्रीका हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, वहाँ पर अमन और अमान कायम ना होने के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं। और अगर हम सूडान की तारीख़ देखें, तो जब से सूडान आज़ाद हुआ है, वो मुख़्तलिफ़ तनाज़ात, मुख़्तलिफ़ लड़ाइयों का शिकार रहा है। सबसे पहले आपके 1955 से 1972 तक फर्स्ट सूडान सिविल वॉर चली। उसके बाद 1983 से 2005 तक सेकंड सिविल वॉर चली। उसके बाद 2003 से 2010 तक दारफूर की जो है वो जंग चली, जिसके अंदर की तखमीना ये है कि कम से कम 15 लाख लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए या मारे गए दोनों तरफ से। उसके अलावा फिर इसी दरमियान 2011 में साउथ सूडान जो है उसने सूडान से अलग एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर ली। और ये साउथ और नॉर्थ सूडान की जो लड़ाई है वो बेसिकली जो चीज सबसे अहम है यानी कि पेट्रोल, उसके ऊपर मुनहसर था कि वो दोनों नॉर्थ और साउथ सूडान ही चाहते थे कि जो वहां पर सूडान में तेल के जखायर हैं वो उनको मिल जाए। लेकिन ये हुआ क्या कि इसमें जो साउथ सूडान इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन वो सारे तेल के जखायर जो हैं वो नॉर्थ सूडान के पास आ चुके हैं। और इसी वजह से अभी भी वहां पे इंटरनल रिफ्ट जो है वो चल रही है और हुकूमत किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि साउथ सूडान से लोग आए वहां पर या दारफूर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग वहां पर आए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लड़ाई अरबी और गैर अरबी के बीच में भी है। एक जी, जी, तंजीम जी। जैसे कि जनवीद कहा जाता है, उसने दारफूर में एक बहुत गलत किरदार अदा किया था गैर अरबियों के खिलाफ कि जो कोई भी अरबी निजात नहीं है उनको हलाक करने का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, तो वो अभी भी वहां पर जारी है। और इसी वजह से जो जमहूरी ताकतें हैं सूडान के अंदर वो कभी भी ताकतवर नहीं हो पाई। और हमें देखने में ये आया है कि वो लोग ज्यादातर एज अ रिफ्यूजी वेस्टर्न ममालिक में जाकर बस गए और उसके बाद 2019 के बाद उन्हें कुछ ये उम्मीदें उनकी बड़ी थी कि शायद एक मर्तबा दोबारा यहाँ पर जमहूरियत जो है वो कायम हो सके। मैं बीबीसी पर कुछ लोगों के तबसरे देख रहा था जिनमें से कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे। उनमें से ज्यादातर का कहना था कि उनको बहुत उम्मीद थी कि अब की बार सूडान में जमहूरी निजाम जो है वो कायम हो जाएगा और वो सूडान वापस आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो हालात अभी पिछले महीने से शुरू हुए हैं, और उसमें ताज़ा मैं एक खबर यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते ही अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ थे खार्तूम में अल मुसल्लमी अल कब्बाशी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको अभी जुमे के रोज ही छोड़ा गया है। और इस वक्त जो एसपीए है उसने आज यानी इतवार को एक मिलियन मार्च की अपील की थी। अभी उसकी रिपोर्टें नहीं आई हैं कि उस मिलियन मार्च में क्या हुआ है, लेकिन अब तक जो वहां पर सूडान में फौजी हुकाम यानी कि फौजियों और जनता के बीच में जो लड़ाई हुई है उसमें 40 लोग मारे जा चुके हैं या जहां बहक हो चुके हैं। और मुबसरीन का और वहां के रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें उनके बकौल ये सारे लोग लाइव एम्यूनिशन यानी कि इसमें कोई टीयर गैस या प्लास्टिक बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि लाइव असलाह जो है वो लोगों के ऊपर जो है उसका इस्तेमाल किया गया और 40 लोग इसमें गए हैं। और इस पर सभी मगरबी ममालिक जो हैं उन्होंने सूडान की बहुत तनकीद की है। और फिल वक्त नॉर्वे, अमेरिका और ब्रिटेन, इनके सफीर जो खार्तूम में मौजूद हैं वो किसी तरीके से इन प्रोटेस्ट को खत्म कराने और दोबारा से वहां की जो सॉवरेन काउंसिल थी उसको पावर दिलाने के लिए जनरल अब्दुल फतेह से जो है वो बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है।
अच्छा, इसमें वो जो जैसा कि मैंने कहा था, क्या वो एंगल भी है समझने के लिए कि इज़राइल से ताल्लुकात सूडान ने कायम किए डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में, यूएई और बहरीन के बाद में, उसके बाद मोरक्को और सूडान ने भी उस अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होकर के इज़राइल से ताल्लुकात कायम किए। तो वहाँ क्या कोई खास कोई और लीडर है, या इन्हीं को फौजी कमांडर जो है इन्हीं को मजबूत करने का मकसद है? क्या कुछ है? डेमोक्रेसी से क्यों डर लगता है वेस्टर्न मुल्कों को कि इन मुल्कों में डेमोक्रेसी ना आए? देखिए, आपने जो ये बात बहुत खुले अल्फाज में कही है कि डेमोक्रेसी को मगरबी दुनिया से को क्यों डर लगता है, वो उसकी एक वजह शायद यही है कि जब हम जमहूरी कोई निज़ाम किसी भी मुल्क में कायम होता है, तो फिर वहाँ के लोग, वहाँ के अवाम जो हैं, उनकी आवाज़ जो है, उसके ऊपर हुकूमत जो है, वो अमल करती है और हुकूमत की अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है। लेकिन अगर कोई फ़ौजी हुक्मरान वहाँ पर कायम है किसी मुल्क में, या कोई डिक्टेटरशिप चल रही है, तो उसके रवाबित वेस्टर्न दुनिया से हमेशा अच्छे रहते हैं और वो पर्दे के पीछे क्या-क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम और आप कुछ जान भी नहीं सकते। जैसा कि आपने अब्राहम एकॉर्ड का ज़िक्र किया कि उसके बदले अमेरिका ने सूडान को क्या दिया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जबकि खुद अमेरिका ने ही 1998 में सूडान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि सूडान में जो है केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो कहानी ज़्यादा लंबी नहीं चली, बल्कि वो कहानी ज़्यादा लंबी चली इराक में। जो केमिकल वेपन्स और डब्ल्यूएमडी के नाम के ऊपर मगरबी ताकतों ने पूरे तरीके से इराक को नहस-नहस कर दिया। उसमें शायद सूडान का भी नाम था, लेकिन किसी वजह से किसी वजूहात की बुनियाद पर सूडान जो है उस खेल से बाहर कर दिया गया और सारी जो अमेरिकन या वेस्टर्न पावर्स कहें आप, वो फोकस उनका इराक हो गया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी जमहूरी हुकूमत के बजाय किसी डिक्टेटर या फौजी कमांडर को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो इन मुल्कों में रहे और ख़ास तौर से अफ़्रीका और मिडल ईस्ट के मुल्कों में। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। जब आप ये सब बता रहे थे तो मुझे भी कुछ अपने जर्नलिज़्म के दौरान जो तजर्बे हुए सूडान के बारे में भी, और जी। सूडान पर जो हमला हुआ उस पर भी, वो मैं बिल्कुल आखिर में बताना चाहूँगा। और क्या कुछ है, सऊदी अरब का इसमें क्या रुख है? जो अमेरिका और इज़राइल के दोस्त बज़ाहिर जो मुल्क हैं, उनका क्या कुछ रुख है सूडान के इन वाक़यात में? चूँकि सऊदी अरब से बहुत नज़दीक है सूडान, और वो क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ कुछ और आप बता पाएँगे? देखिए, सूडान में बेसिकली जो मसला है और जो उसके पड़ोसी हैं, हमसाया मुल्क हैं, उनका एक हद तक वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सूडान तक बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जाम जनबी जो एक अरबिक ऑर्गेनाइजेशन थी और वो प्रो सऊदी है, तो उसने दारफुर की वॉर में क्या-क्या हरकतें की। तो इसी तरीके से एक एंटी अरब मुल्क के तौर पर सूडान को देखा जाता है और सऊदी अरब भी चाहता है कि भई हमारी तरफ जो है सूडान जो है वो हमारी हिमायत करे हर मामले के अंदर, क्योंकि हम उसकी मदद करते हैं तो उसको भी हमारी बात माननी चाहिए। और जब से आप ये समझिए कि उमर अल-बशीर की हुकूमत जाने के बाद से जो पूरा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, उसमें सऊदी अरब वगैरह, अमेरिका वगैरह इन लोगों ने काफ़ी बड़ी पैमाने के ऊपर जो है वो सूडान की माली इमदाद जो है वो की। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि भई हमारा कोई ऐसा पपेट वहाँ पर बैठा रहे, कोई ऐसी कठपुतली बैठी रहे कि जो हम कहें वो माने और हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ता रहे। अवाम चाहे जो कुछ भी चाहे, हमें उससे लेना-देना नहीं है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। मैं थोड़ा-सा बीच में बताना चाहता हूँ सूडान के बारे में। आप आखिर में कुछ और भी कहना चाहेंगे तो आप बहरहाल गौर कर लीजिए क्या कुछ और कहना चाहते हैं। सूडान के बारे में मैं आपको बताऊँ, 1998 में मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इन्विटेशन पर अमेरिका गया था, जो वो उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। उस वक़्त ये ताज़ा-ताज़ा वाक़यात था। एक तो काबुल पर उन्होंने हमला किया था, और एक खार्तूम पर, और खार्तूम पर एक फार्मास्यूटिकल प्लांट पर हमला किया था। जी हाँ, जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में मैंने पहले ही दिन जब वो वेलकम लंच हो रहा था,
बहुत ही सीनियर कोई डिप्लोमेट ये बताने आए थे कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनती है। तो जब वो वाकयात हिस्टोरिकल वो जोड़ते-जोड़ते यहाँ तक आए, तो मैंने उनसे बहुत ही सादा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं और अपने तजुर्बात लोगों तक पहुँचाने चाहिए। मैंने उनसे बहुत सीधा सवाल किया कि साहब काबुल पे हो सकता है आप हमला करके अपने लोगों को कुछ समझा सकें, जस्टिफाई कर सकें, लेकिन खार्तूम पर आपने फार्मास्यूटिकल प्लांट पर जो हमला किया, उसको कैसे जस्टिफाई करें? तो वो एकदम चेहरा सुर्ख हो गया और वो कहने लगे कि साहब वहाँ कोई ऐसा कंपोनेंट बनता था जो बम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने तभी कहा होल्ड ऑन, अभी हम लंच टेबल पर बैठे हैं, अगर यहाँ भी आप साइंटिस्ट को बुलाएंगे तो यहाँ भी कोई ना कोई चीज उठा करके वो बम में इस्तेमाल कर सकता है। क्या इस मेज पर बमबारी की जानी चाहिए? तो वो जवाब नहीं दे सके। एक दूसरा वाकया भी मैं बताता हूँ सूडान के बारे में। एक्सपोजर चूंकि एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में है। लंदन में एक फॉर्मर सूडान के वाइस प्रेसिडेंट रहते थे और वो बिल्कुल इस हालत में थे कि सोशल सिक्योरिटी का घर उसमें वो रहते थे। उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। उनसे मुलाकात हुई किसी चैटम हाउस में या कहीं, तो मैं उनसे मिलने भी गया। तो उन्होंने कुछ वाकयात बताए बहुत ही दिलचस्प। वो खुद क्रिश्चियन थे और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे सूडान के। उन्होंने बताया कि साउथ सूडान में जब स्ट्रगल चल रही थी, जॉन गरान को हमने ट्रेनिंग दी है। उस शख्स ने बताया। चूंकि एक टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद तो क्लासिफाई चीजें भी डिक्लासिफाई हो जाती हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अब उन्होंने और एक बात जो बताई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि इजराइल हमसे साउथ सूडान में और मतलब सूडान में बहुत सी तखरीबी कार्रवाइयां कराना चाहता था नुकसान पहुंचाने के लिए, और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने ऑल्टरनेट के तौर पर क्या सोचा, इनके कुछ लोग जाकर के मिले लीबिया में कर्नल गद्दाफी से, और उमर बशीर की हुकूमत यहां थी और कर्नल गद्दाफी ने कहा कोई बात नहीं, अगर इजराइल आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। तो ये इस किस्म की चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी बड़ी अजीब होती हैं। एक तरफ कर्नल गद्दाफी अपने आप को अफ्रीका का अकेला लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में रहते थे, दूसरी तरफ अपने पड़ोस के मुल्क में दूसरी जो मुखालिफ पार्टियां थी, जो रिबल ग्रुप्स थे, उनको भी वो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये बहुत ही अब कुछ और आपको कुछ बताना तो बताइए सूडान के बारे में, क्योंकि ये तजुर्बात होते हैं जो लोगों तक पहुंचने जरूर। देखिए, सूडान के अलावा जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये पूरे अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का हमेशा से यही प्लान ऑफ एक्शन रहा है कि किसी भी तरीके से वहां पर जो है एक इंटरनल डिसरप्शन, एक खलफिशार वहां पे कायम रहे, कोई भी हुकूमत अपने जमहूरी इक़्तिदार के अंदर पूरे काम न कर सके, आवाम की फलाह व बहबूद न कर सके। बातें सारी ह्यूमन राइट्स की और आवाम के हकूक़ की होती हैं, लेकिन जो आपने बताए अपने तजुर्बात, तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो चलती रहती है और बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर ऐसी-ऐसी चीजें वो लोग करवाने में और अचीव करने में कामयाब रहते हैं जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जो अब्राहम अकॉर्ड वाली बात अभी हो रही थी, उसमें भी मैंने भी अभी भी आपसे यही कहा था कि ये जब आए तो उस वक्त जो है ट्रांजिशन गवर्नमेंट सूडान में मौजूद थी। तो एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट किसी भी इंटरनेशनल इश्यू के ऊपर कोई भी अपनी पॉलिसी बना नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं है वो पॉलिसी बनाने का। लेकिन उसके बावजूद सूडान ने अनाउंस किया कि हम अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको वेलकम करते हैं। तो उसके पीछे क्या चीजें रद्द हुई, वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको क्या क्या तरगीब दी या क्या उनको फवायद पहुंचाए, इसके बारे में हमें और आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन ये जो प्लान ऑफ एक्शन इनका रहता है, हमेशा यही रहता है कि आपने भी पहले फरमाया कि अपने किसी एक आदमी को, खास आदमी को जो कि पिट्ठू के तौर पे वहां बैठा रहे, उनकी बातें मानता रहे, और अवाम जो है वहां के उनकी क्या हालत होती है उससे कोई फर्क नहीं। हाँ, आलमी तंजीमों में जब बातें होती हैं तो बड़ी-बड़ी तकरीरें होती हैं हुकूक इंसानी के ऊपर, हुकूक इंसानी की पामाली के ऊपर, आपके सिविल लिबर्टीज के ऊपर, आपके बेसिक राइट्स के ऊपर, आपके बेसिक स्टेट ड्यूटीज के ऊपर सब बातें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ महज एक लफाजी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ दिखाने वाला चेहरा होता है, लेकिन अंदर क्या-क्या होता है और उसका नतीजा
उसका नतीजा जो खमियाजा हुआ है वो वहां की आवाम भुगतती है, चाहे वो भूखे रहें, परेशान रहें, कोई तरक्की ना कर सकें, इल्म हासिल ना कर सकें। ये बहुत से इन मुल्कों में बहुत बुरा हाल है। डेमोक्रेसी आने के बाद तो ये उम्मीद रहती है कि लोगों की आवाज सुनी जाएगी, हुकूमत सुनेगी, लेकिन ऐसे हालात में नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने हमें सूडान के बारे में बहुत कुछ बताया और इस बीच में मैंने भी अपने कुछ एक दो तजर्बे शेयर किए। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इसे पसंद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।